हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में गाइस हम लोग ग्रीक सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो गाइस ग्रीक सिविलाइजेशन जो है बहुत पहले वहाँ पर एक सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के टाइम पे ही एक सिविलाइजेशन वहाँ देखने को मिली थी जिसका नाम है मियोन सिविलाइजेशन। ठीक है। और उसके बाद वो सिविलाइजेशन का फॉल होता है, फिर एक दूसरी सिविलाइजेशन इमर्ज होती है जिसको हम लोग माइसीनियन सिविलाइजेशन कहते हैं। पर ये जब मैं ब्रॉन्ज एज के सिविलाइजेशन की वीडियो बना रहा था तब मैंने इन दोनों पे वीडियो नहीं बनाई है। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इन दोनों ही सिविलाइजेशन में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज देखने को नहीं मिला जिसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जा सके। तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है उस टाइम पे। पर आगे फ्यूचर में मेरे को जैसे टाइम मिलता है, अगर टाइम मेरे को अलाउ करता है, तो मैं ज़रूर इन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा। और अभी हम लोग जो वीडियो में देखेंगे वो हेलेनिक सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। जो माइसीनियन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये आयरन एज सिविलाइजेशन थी। ठीक है। तो गाइज आपने अगर 300 मूवी देखी होगी, पहला दूसरा पार्ट दोनों, तो उन दोनों की स्टोरी भी इसमें कवर हो जाएगी या उन दोनों की स्टोरी भी इससे रिलेटेड है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइज माइसीनियन सिविलाइजेशन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम लोग डार्क एज देखते हैं ग्रीक में। ठीक है। डार्क एज देखते हैं मतलब लोग वहाँ पर सिविलाइजेशन लाइफ नहीं जीते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। तो 12th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक चलता है ग्रीक का डार्क एज। ठीक है। इस एज की जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम लोग ये देखते हैं कि इस एज में जो हम लोग को पॉटरीज मिलती हैं उस पर ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए मिलते हैं। इसके बाद आता है, अभी गाइस हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बाद में इनको अच्छे से देखेंगे। तो डार्क एज के बाद आता है गाइस अर्काइक पीरियड। ठीक है। अर्काइक पीरियड वो होता है जिसमें फाउंडेशन ले डाउन की जाती है, मतलब उसमें जो कल्चर है सिविलाइजेशन का या जो उसका आर्ट और आर्किटेक्चर है उसका एक बिगनिंग होती है, एक फाउंडेशन शुरुआत होती है। ठीक है। तो 8th सेंचुरी के बाद से जो पीरियड है उसको हम लोग कहते हैं आर्काइक पीरियड और ये चलता है 480 बीसी तक का। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गाइस क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड होता है 480 बीसी से लेके 323 बीसी का। ये खत्म होता है अलेक्जेंडर के डेथ के बाद। और जब अलेक्जेंडर की डेथ होती है तब ये पीरियड खत्म होता है। 323 बीसी में हम आपको पता होगा अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। ठीक है। और क्लासिकल पीरियड में क्या होता है क्या, इस जो शुरुआत में जो एथेनियन सिटी है, मैं अभी आपको बताऊंगा एथेनियन सिटी क्या है, डेलियन लीग क्या है, ये दोनों रूल करती है। उसके बाद स्पार्टन्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है। 4th सेंचुरी बीसी में। उसके बाद थेबिस एंड बर्टियन लीग, इनके पावर में, इनके हाथ में ज़्यादा पावर आ जाती है। ठीक है। इसके जो फाइनली क्या होता है, मैसिडोनिया जो होता है, कार्नित लीग जिसे कहते हैं हम लोग, उसका जो फिलिप्स और अलेक्जेंडर वो पूरा एक एम्पायर बनाते हैं। तो एंड में मैसिडोनिया के पास पावर चली जाती है। ठीक है। और इसके बाद शुरू होता है गाइस हेलेनिस्टिक पीरियड। गाइस आप लोग कभी भी हेलेनिस्टिक वर्ड देखिएगा तो इससे ये समझ जाइएगा कि जो अलेक्जेंडर की डेथ की बात का जो टाइम है उसको उसकी उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है। अलेक्जेंडर, आपको पता होगा जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो पूरा एम्पायर है वो उसके जनरल्स आपस में बांट लेते हैं। ठीक है। तो उसके जनरल जब आपस में बांट लेते हैं तो जो ग्रीक का कल्चर है, वो लोग होते हैं ग्रीस के, तो ग्रीस का जो कल्चर है वो जहाँ उसके एम्पायर होता है, जैसे एशिया में सेलुसिड एम्पायर बना, जो अलेक्जेंडर का एरिया था वो सेलुकस निकेटार के पास जाता है। तो वो सेलुकस निकेटार और बाकी ग्रीक क्या करते हैं, ग्रीक का कल्चर वहाँ पर लेके आते हैं। तो उसी टाइम को हम लोग हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। जब ग्रीक का कल्चर जगह जगह पर जाता है अलेक्जेंडर के एम्पायर की वजह से, उसको हम लोग हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। तो इसके बाद आता है गाइस हेलेनिस्टिक पीरियड 323 बीसी, जब अलेक्जेंडर मरता है, से चलता है 146 बीसी तक। 146 बीसी में क्या होता है कि जो क्लियोपेट्रा है इजिप्ट की, वो उनके डेथ हो जाती है। तो अलेक्जेंडर की डेथ से शुरू होता है ये पीरियड और क्लियोपेट्रा के डेथ पे खत्म होता है। उसके बाद रोमन्स जो होता है, रोमन एम्पायर, उसका कब्जा होता है ग्रीस पे। ठीक है। तो रोमन ग्रीस का पीरियड आता है 146 से लेके 146 बीसी से लेके 330 एडी तक। ठीक है। शुरू होता है जो कार्निथिन वॉर बैटल है, बैटल ऑफ कार्निथ पे रोमन की विक्ट्री होती है तब से। और खत्म होता है कब, जब बिजेंटियम सिटी जो एस्टेब्लिश होती है तब से। ठीक है। उसके बाद आता है लेट एंटिक्विटी पीरियड। ठीक है। इसमें हम लोग क्रिश्चियनाइजेशन देखते हैं ग्रीस का। और ये खत्म होता है जब अकेडमी ऑफ एथेंस जो है
वो बंद कर जस्टिनियन वन वो बंद करता है, तब ये खत्म हो जाता है। तो फोर्थ से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक हम लोग जो टाइम है उसको कहते हैं लेट एंटीक्विटी पीरियड। इसके बाद गाइज मिडिल एज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो तो हम लोग नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग एशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। तो इतना एशियंट ग्रीक हिस्ट्री का ये 4 पीरियड है, ये सॉरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला डार्क एज, फिर आर्काइक पीरियड, फिर क्लासिकल पीरियड, फिर हेलेनिस्टिक पीरियड, फिर रोमन पीरियड, फिर लेट एंटीक्विटी पीरियड, ठीक है। और डार्क एज से पहले मैंने आपको बताया माइसिनियन सिविलाइजेशन और मियोन सिविलाइजेशन। तो ये क्लासिफिकेशन है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब हिस्ट्री देखना शुरू करते हैं डार्क एज से, ठीक है। गाइस क्या होता है ना, जो ग्रीक वाला पूरा एरिया है वो बाकी जैसे मेसोपोटामिया में सेल्फ रूल सिटी थी, वैसे ही इसमें भी सेल्फ रूल सिटी में बटा होता है, ठीक है। और मिड 8th सेंचुरी से हम लोग क्या देखते हैं, जो ग्रीक का जो डार्क एज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ग्रीक जो है अपने डार्क एज से बाहर आने लगता है, ठीक है। और वो फिनिशियन स्क्रिप्ट जो है उसको अडॉप्ट करता है और उसको मॉडिफाई करके यूज़ करने अपना तरह से मॉडिफाई करके यूज़ करने लगता है। फिर क्या होता है गाइज, हम लोग सबसे पहला जो वॉर का मेंशन देखते हैं सबसे, वो होता है लेलेंटाइन वॉर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ग्रीस जो है सेल्फ रूलिंग सिटी में बटा होता है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में, एक चीज़ हम लोग देखते हैं पूरे एंशियंट हिस्ट्री में, एशियंट ग्रीक हिस्ट्री में, कि जो ये सिटीज़ हैं, जिस सिटीज़ में बटा हुआ है ग्रीस, और ये जो सिटीज़ हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वॉर हम लोग देखते हैं 710 से लेके 650 बीसी के बीच, लेलेंटाइन वॉर। ये वॉर होता है कैल्चिया और इरिट्रिया के बीच में, ठीक है। और ये होता किस लिए, कि प्लेन ऑफ यूबिया, EUBOE है, ठीक है। ये होता है, ये फर्टाइल प्लेन होता है, तो इसके लिए ये लड़ाई होती है। हालांकि लड़ाई में कैल्सिया सिटी जो है वो तो जीत जाती है, लेकिन जो इन दोनों की इम्पोर्टेंस, ये दोनों इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पार्टन्स और मैसियन वॉर्स। मैसियन ये इलाका है, स्पार्टा के जो आप लोग वेस्ट में देखेंगे तो ये वाला इलाका मैसियन है। तो ये वॉर जो है स्पार्टन जीतते हैं और पूरे मैसियंस को मैसिनियन को ये लोग सर्फ बना लेते हैं। सर्फ मतलब अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। स्लेव बना लेते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं गाइस, ग्रीक सोसाइटी में इस टाइम पे एक चेंज आ रहा होता है। क्या कि इससे पहले तो एरिक्रेस्टिक क्लास जो थी वो क्लियरली बटी हुई थी, कि जो एरिक्रेस्टिक क्लास थी वो क्लियर, वो और जो कॉमन पीपल थे वो क्लियरली बटे हुए थे। सारी पावर, सारा इकोनॉमिक रिसोर्स सब एरिस्टोक्रेटिक क्लास के पास होता था। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, एक नए मर्केंटाइल क्लास राइज कर रही होती है, ठीक है। तो ये जब आप देखते हैं कि पहले केवल एक ही क्लास है, अब धीरे-धीरे एक दूसरी क्लास ग्रो कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है इन लोग में टेंशन होना, जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसके लिए टेंशन होना एक आम बात हो जाती है, ठीक है। तो एथेंस जो है वो सफ़र करता है एक एग्रियन क्राइसिस और 7th सेंचुरी बीसी में। और काफ़ी जो सिविल कुछ रिफॉर्म्स के से ये टेंशन ईज़ हो जाती है, ठीक है। ये गाइस कुछ ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, ये देख लीजिए आप लोग ये मैप में, ठीक है। स्पार्टा है, यहाँ पर एथेंस है, फिर आर्गोस, एजिना, कॉर्नेथ, कालसिस, थेल्से। 6th सेंचुरी बीसी आते-आते गाइस क्या होता है कि कुछ सिटीज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस ग्रीस की हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सिटीज़ होती है गाइस, सबसे पहले एथेंस होता है, फिर स्पार्टास होता है, फिर कार्नेथ, फिर थेबेस, ठीक है। इन इन सिटीज़ में गाइस जो एथेंस और कार्नेथ्स है ये मेजर नेवल पावर होते हैं, ठीक है। इन दोनों के पास ये दोनों नेवल पावर होते हैं, ठीक है। और स्पार्टा जो है वो उसकी इन्फेंट्री काफ़ी मजबूत होती है, तो वो एक तरह से लैंड आर्मी के लिए फेमस होती है, लैंड पावर होती है, ठीक है। इसके बाद गाइस 8 और 7 सेंचुरी बीसी में इससे पहले सॉरी 6 सेंचुरी से पहले 8 और 7 सेंचुरी बीसी में जो सिसिली आइसलैंड है इटली के नीचे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रीक के लोग वहाँ पर जाके सेटल होने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ जब सेटल होते हैं, जो कार्थिनियन एम्पायर है उससे भी इनकी प्रॉब्लम होती है। खैर वो इस वीडियो के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कार्थियन स्टोरी में, वो रोमन हिस्ट्री में जब बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब उसकी बात करेंगे। अभी खाली ये जान लीजिए कि ये ग्रीक के लोग जाके सिसिली में बसने लगते हैं। सदर्न सिसिली वाला एरिया है जिसको सिराकुस कहते हैं, वहां पर जाके सेटल होते हैं ये लोग, ठीक है। प्यूनिक वॉर भी, ये भी गाइज रोमन हिस्ट्री का ही है एक तरह से। प्यूनिक वॉर जो रोमन्स और कार्थिनियन के बीच में होता है,
तो ये इस वीडियो के साथ इस ग्रीस हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप लोग डेट खाली जान लीजिए, प्यूनिक वॉर होता है 264 से लेके 261 बीसी के लिए, ठीक है। तो प्यूनिक वॉर के बाद क्या होता है गाइज, जो प्यूनिक वॉर होता है गाइज, प्यूनिक वॉर के बाद क्या होता है, रोमन्स जो है वो सिसिली को वो है एनेक्स कर लेते हैं। जो सिराकुस वाला एरिया है वो छोड़ के पूरा सिसिली रोमन्स अब एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गाइज, जो सेकंड हाफ ऑफ सिक्स सेंचुरी है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो एथेंस है ये इसका जो रूलर है पिसेस्ट्रेटस, ये टायरेंट होता है। तो ये अच्छा रूलर नहीं होता है। अब और ये और इसके सन जो होता है हिप्पियास और हिपरकर्चुस हिपरचुस ये रूल करते हैं इस पे। तो इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, एक एरिस्टोक्रेट होता है, एथेनियन एरिस्टोक्रेट क्लाइस्थेनिस, वो प्लान बनाता है, जो स्पार्टन किंग जो है उसके साथ मिलके प्लान बनाता है और इसको हटाने की कोशिश करता है। तो इस समय स्पार्टा के जो किंग होते हैं उनका नाम होता है क्लियोमेनेस वन, ठीक है। वो हेल्प करते हैं इसको और उनकी हेल्प से ये इनको रिमूव कर देता है। और इसके बाद जो है वो नए किंग बनते हैं एथेंस के, ऐसा ईसागोरस, ठीक है, ठीक है, जो एक तरह से प्रो स्पार्टन्स होते हैं। और जाहिर सी बात है ये पूरा तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये उन्हीं के स्पार्टन ने इनको पावर में लाए होते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है गाइज कि अपने इन जो क्लेस्थीनिस थे वो इंडिपेंडेंस भी चाहते थे। तो इसके बाद ये ईसागोरस को आर्कन बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि जो पावर है वो सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, है ना। चाहे वो किसी भी स्टेटस का सिटीजन हो और कोई किसी भी क्लास का हो, लेकिन पावर उसके पास होनी चाहिए। और जो किंग है पूरी पावर उसके पास नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी शुरू होती को इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से जो ईसागोरस है उनको हटा दिया जाता है कुछ ही साल बाद। उनको हटा दिया जाता है कुछ ही साल बाद, और जो ये हैं एथेंस, ये फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंस तो होते ही हैं पहले से, लेकिन एक कंप्लीटली अपना रूलर जो किसी भी उसके इन्फ्लुएंस में ना हो वो बना लेते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी के आने से हम लोग देखते हैं काफ़ी प्रॉब्लम भी, जो सोशल इल्स थे उसमें सोसाइटी में प्रॉब्लम थे एथेंस के, उसमें सुधार भी होता है, ठीक है। तो इतना था गाइस सिक्स सेंचुरी तक, ठीक है। सिक्स सेंचुरी में अब इसके बाद जब पहला ही साल होता है जब फिफ्थ सेंचुरी का, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो वो सिटीज़ जिसमें पर्शियन रूल्स है, ग्रीस की वो सिटीज़ जिसमें पर्शियन रूल होता है, वहाँ पर रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है। जो रिवोल्ट है इसको सपोर्ट मिलता है एथेंस से, ठीक है। और जो रिवोल्ट तो हालांकि बहुत बुरी तरह क्रश कर देते हैं पर्शियंस, लेकिन जो रिवोल्ट क्रश करने के बाद जो इस समय पर्शिया का जो किंग होता है वो होता है दारियस, ठीक है। तो इस रिवोल्ट क्रश करने के बाद वो एथेंस की तरफ बढ़ता है, उनसे लड़ने की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसको पता होता है इन लोग ने सपोर्ट किया था रिवोल्ट। पर क्या होता है, एथेनियन जो होता है वो अपने से कई बड़ी पर्शियन नेवी को हरा देते हैं। बैटल ऑफ मैराथन इस बैटल को कहते हैं, ठीक है। 10 साल बाद जो दारियस के बाद जो रूलर होता है पर्शिया का, जर्सिक्स, वो फिर से अपना भेजता है अपनी नेवी इस पे अटैक करने के लिए, ग्रीस पे अटैक करने के लिए, या कह लें एथेंस पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पे हम लोग पहली बार देखते हैं कि जो सारी ग्रीक सिटीज़ हैं एक साथ आती है अगेंस्ट पर्शियन, ठीक है। और फिर वॉर शुरू होता है। वॉर का पहला बैटल हम लोग देखते हैं, बैटल ऑफ थर्मोपैलाई। ये वही बैटल है गाइस जो आप लोग ने 300 का जो पार्ट 1 है उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो बैटल ऑफ थर्मोपैलाई होता है, इसमें जो 300 स्पार्टन्स होते हैं वो एक पास को प्रोटेक्ट करते हैं और पर्शियंस को अंदर एंटर नहीं करने देते हैं अपने। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद इम्पोर्टेंट बैटल जो होता है बैटल ऑफ हिमेरा, ये सिराकुस और कार्थिनियंस के बीच में होता है। सिराकुस जो है वो कॉर्निथ जो है उसका एक तरह से उसका सबॉर्डिनेट कह ले वो होता है, और कॉर्निथ जो है वो स्पार्टन्स का एलाई होता है, ठीक है, स्पार्टन्स का एलाई होता है। तो उसके बाद बैटल ऑफ हिमेरा होता है, तो इस समय सिराकुस डिफीट कर देता है कार्थिनियन को, ठीक है। इसके बाद 480 बीसी में ही हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ सलामी। बैटल ऑफ सलामी में क्या होता है गाइस, जो एथेनियन नेवी है वो एक बार फिर से पर्शियन नेवी को हरा देती है, ठीक है।
और उसके पर्शियन नेवी को हरा देती है, बहुत बुरी तरह हरा देती है। फिर 460 के बाद से हम लोग देखते हैं कि पर्शियंस जो है वो पूरी तरह से ग्रीस से बाहर धकेल दिए जाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी थोड़े टाइम के लिए ग्रीस में कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही गाइज ये सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब ये पर्शिया के साथ वॉर शुरू होता है बैटल ऑफ थर्मोपेलाई से पहले ही, तो ये जो ग्रीक सिटीज है ये मिलके एक लीग बनाती हैं, ठीक है। एक लीग बनाती है जिसका नाम रखते हैं डेलियन लीग, ठीक है। मैंने आपको बताया 31 सिटीज साथ में आती हैं, तो ये सब मिलके जिसको नाम रखती है डेलियन लीग। लेकिन 460 आते आते गाइस ये जो एथेनियन सिटी है वो इतनी पावरफुल हो जाती है इस लीग के अंदर कि ये पूरा लीन लीग एक तरह से वही डोमिनेट करती है। तो 460 आने तक हम लोग ये कह सकते हैं आराम से कि जो डेलियन लीग है वो एथेनियन लीग बन जाता है, ठीक है। एथेंस जो है वो इतने उनकी नेवी इतनी पावरफुल हो जाती है कि पूरा डोमिनेशन वो रखती है डेलियन लीग में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो 460 के बाद पर्शियंस तो बाहर धकेल दिए गए, लेकिन इसके बाद जो एथेनियन लीग है या डेनियन लीग है ये सबको परेशान करने लगता है। परेशान इन द सेंस कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन इसकी बढ़ती पावर, एथेंस की बढ़ती पावर देख के बाकी जो सिटीज़ हैं वो स्केप्टिकल्स हो जाती हैं। तो इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर सिटीज़ थी जो एथेंस को टक्कर देने वाली सिटी थी वो थी स्पार्टा, ठीक है। वो जो देखती है कि एथेंस के पास इतनी पावर है, सॉरी इतना पावरफुल होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो काफ़ी स्केप्टिकल हो जाती है कि कल को ये हमें भी अपने सबॉर्डिनेट ना बना ले। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं गाइस कि सॉरी स्पार्टस जो है वो उस लीग के जो वो मेंबर्स जो खुश नहीं थे डेलियन लीग के, उनको सपोर्ट करने लगता है, उनको उत्साहित करने लगता है कि वो बगावत करे इसको। तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है एथेंस और स्पार्टा के बीच, ठीक है। एक तरह से राइवल बन के उभरने लगते हैं ये लोग। इतनी बड़ी हो जाती है कि इन लोग में वॉर छिड़ जाती है जिसको हम लोग पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, ठीक है। तो पेलोपोनेशियन वॉर तो हालांकि शुरू होता है 431 बीसी में, लेकिन इससे पहले एक और वॉर हो, एक 460 बीसी में भी एक वॉर शुरू होती है जिसको कई हिस्टोरियन उसको फर्स्ट पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं, और जो 431 वाली वॉर है उसको सेकंड पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। तो फर्स्ट पेलोपोनेशियन वॉर शुरू हो जाता है 460 में, जैसे ही पर्शियन को भगाते हैं ये लोग, वैसे ही पेलोपोनेशियन वॉर शुरू हो जाता है इस बिटवीन स्पार्टास और एथेनियंस में। और रीज़न मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगते हैं, प्लस कुछ और भी रीज़न थे, जैसे जो एथेंस सिटी है ये पूरी तरह से चारों तरफ से अपने आप को फोर्टिफाइड करने लगती है और अपने को मतलब सिटी को ऐसे प्रोटेक्ट करने लगती है जैसे कि मतलब ऐसे ही वॉल्स क्रिएट करने लगती हैं और ऐसे जो मेंबर्स हैं उसके साथ समझौता करने लगती है कि कल को कोई भी हम पे अटैक ना करे। दूसरा ये इनका जो कैपिटल हो वो इतना बढ़िया बनाते हैं कि एक तरह से ईर्ष्या भी होती है बाकी सिटीज़ को इनके अगेंस्ट, ठीक है। और वही मैंने बताया कैपिटल अच्छा बनाते हैं तो उसकी वजह से भी ईर्ष्या होती है। दूसरा एक होता है तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो एक सिटीज़ होता है सिटी होता है मैगरा, वो जो एथेंस जो है उसको उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसको अपना एलाई बना लेते हैं। और जो मैगरा सिटी है वो गाइस इससे पहले एलआई होता है स्पार्टा का, ठीक है। तो जब इसको एलआई बना लेते ही है तो वो भी स्पार्टन्स को उससे पे भी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। यही ऐसे ही कुछ और भी रीजन थे गाइस जो वॉर का शुरुआत होता है। तो वॉर के जो फर्स्ट पेलोपोनेशियन वॉर है ये शुरू होता है 460 बीसी में फ्रॉम द बैटल ऑफ ओनेयू, ठीक है, ओनेई। बैटल ऑफ ओनेई से शुरू होता है जिसमें स्पार्टन जो है वो उनको जो एथेनियन है काफ़ी बुरी तरह से हरा देती है, एथेनियंस हरा देते हैं स्पार्टस को फर्स्ट उसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि जो नेवी एथेनियंस नेवी और लैंड पे भी जो इनकी फ्लीट थी वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है स्पार्टस को। लेकिन 457 बीसी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्पार्टन्स है ये क्या करते हैं कि ये बैटल ऑफ तनाग्रा में स्पार्टन जो है एथेनियंस को काफ़ी बुरी तरह से हरा देते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ तनाग्रा।
में। इसके बाद क्या होता है कि जो इसको रिटेलिएट करने के लिए एथेनियन जो है वो बोएटिका पे अटैक कर देता है, सॉरी बोएटिया पे अटैक कर देता है, ठीक है। बोएटिया पे अटैक करके उसको पूरा कन्क्योर कर लेता है। जो इसके बाद क्या होता है गाइज, अब तक समझा जाता था कि जो एथेंस है इनको हरा पाना नामुमकिन। अंग्रेजों के टाइम पे सोचा जाता था इंडिया में पहले कि ये अंग्रेजों को हरा पाना नामुमकिन है, वैसे इस टाइम पे एथेंस के बारे में सोचा जाता था कि एथेंस को हरा पाना नामुमकिन है। लेकिन ये 457 में बैटल ऑफ तनागरा में जब इनको हराते हैं स्पार्टन्स, तो बाकी जगह पे भी एक नई एक जो मेंटेलिटी है उसमें चेंज आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गाइज, जो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं गाइज, इस समय इजिप्ट जो है वो पर्शिया के अंडर होता है, ठीक है। कैम्फाइसिस टू, अगर आपको पर्शिया वाली वीडियो याद हो तो वो है जो पहले एम्पेरर, एक्वेनियन एम्पायर जो इजिप्ट पे कब्जा करते हैं। तो इस टाइम पे इजिप्ट जो है होता है पर्शिया के अंडर, और एथेंस जो है ये सोचता है कि हम लोग का जो एम्पायर है इसको बढ़ाया जाए और इजिप्ट को भी अंदर ले लिया जाए। तो इजिप्ट पे जब ये अटैक करता है तो 454 बीसी में जो पर्शियंस है वो इनको हरा देते हैं। तो ये दो वॉर, बैटल ऑफ तनागरा और पर्शियन से जो वॉर है इजिप्ट में, ये जो है ये इनको बाकी सिटीज के कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो बाकी सिटीज है जो इस लीग के अंडर थी, डेलियन लीग के, वो इस बगावत कर देती है एथेंस से। कौन कौन सी सिटी होती है, सबसे पहले बोएटिया होती है, ठीक है। सबसे पहली सिटीज बोएटिया होती है, फिर जो मैंने बताया था आपको, मेगारा जो इसका ज्वाइन करती है उसको छोड़ के, स्पार्टा छोड़ के एथेंस का लीग ज्वाइन करती है उसको, वो फिर से स्पार्टा के साथ चली जाती है, ठीक है। इसके ये देखते हुए गाइस क्या होता है कि एक 30 ईयर पीस एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन स्पार्टन्स एंड एथेंस के बीच में। 446 बीसी में या 445 बीसी में एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है, जो कहते हैं कि दोनों 30 साल तक कोई वॉर नहीं करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट पेलोपोनेशियन वॉर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जो सेकंड पेलोपोनेशियन वॉर गाइस जो है वो लेकिन शुरू हो जाता है 431 बीसी में। 10 साल भी नहीं, मैं कहूँगा कितना साल हुआ, 15 साल के बाद ये दोबारा इन लोग में वॉर हो जाता है, ठीक है, वॉर शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है गाइस, जो सेकंड पेलोपोनेशियन वॉर जो है वो शुरू होता है, ठीक है। जो सेकंड पेलोपोनेशियन वॉर है इसको जो हिस्टोरियंस है ये 3 फेज में डिवाइड करते हैं। जो पहला फेज है इसमें क्या होता है कि जो स्पार्टन्स है वो बार बार जो अटीका है उस पर अटैक करते हैं और उस पर जो इन्वेजन करते हैं और फिर ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। तो एनुअल इन्वेजन देखते हैं अटीका पे स्पार्टस का, ठीक है। जो फर्स्ट फेज है इसको हम लोग आर्कीडेमियन वॉर भी कहते हैं, ठीक है। पहला फेज में ये देख बेसिकली ये देखने को मिलता है कि एनुअल इन्वेजन करती है स्पार्टन्स अटीका पे। सॉरी, इस टाइम पे हम लोग क्या देखते हैं, जो एथेंस है ये क्या करती है, जो कॉर्निथ है इनको नॉर्थ वेस्ट केस में इनको भी इनसे भी लड़ रही होती है। जो कॉर्निथ और स्पार्टन्स है ये एक तरह से एलाई होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरह से एलाई होते हैं। तो एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया, जो एथेंस का जो लीग है इसको तो हम लोग डेलियन लीग कहते हैं, मैंने बताया आपको। और जो स्पार्टन्स वाला लीग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पेलोपोनेशियन लीग कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्निथ है ये पेलोपोनेशियन लीग में होता है, यानी स्पार्टन्स की तरफ होता है, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट में क्या होता है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, जो कॉर्निथ से इनसे एथेंस लड़ रही होती है, ठीक है। और इनको इनसे भी सक्सेसफुली फाउट करती है। तो इसमें भी यही होता है गाइस, जो शुरुआत में तो एथेंस जो है अच्छे से फाउट करती है, लेकिन बाद में ये इतना बुरी तरह ये वॉर हारती है कि जो पूरा जो पावर जो है ग्रीस में, वो पूरा पावर का सेंटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है एथेंस से किसकी ओर, स्पार्टन्स की ओर, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, मैंने बताया एनुअल इन्वेशन देखने को मिलता है, फिर कॉर्निथ से वॉर होपे होती है ये, और इस समय ये अपने एम्पायर को सक्सेसफुली थोड़ा बहुत डिफेंड कर लेती है। लेकिन क्या होता है कि जो इस टाइम पे हम लोग एथेंस में जो है प्लैग देखते हैं, प्लैग फैल जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट स्टेट्समैन थे उनमें पेरिकल्स भी था, जो रूलर ही था एथेंस का, वो उसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर भी गाइस जो एथेंस जो है वो हिम्मत से काम लेती है, और जो शुरुआत के वॉर्स में वो विक्ट्री, एथेंस की विक्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। तो वो होता है, ठीक है। तो शुरुआत में जब एथेंस जीत रहा होता है तो स्पार्टा पीस के लिए डिमांड करता है, लेकिन
जो जो एथेंस है वो रिजेक्ट करता है, उसको लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं तो हम लोग पीस क्यों करेंगे, और पीस क्यों करें, तो इसके बाद ये होता है। लेकिन फिर क्या होता है गाइज कि बाकी के कुछ बैटलों में जो एथेंस है इसको हार का सामना करना पड़ता है। जैसे बोएटिया में ये फिर से कैप्चर करना चाहता है, लेकिन वहां पर ये फेलियर देख लेता है, ठीक है, फेलियर मिलता है इसे, ठीक है, एथेंस को। और फिर जो ब्रासिदास थे, जो स्पार्टन्स के जनरल थे, ये भी इनको नॉर्थ ग्रीस में इनको हरा देते। तो कहने का मतलब है जो टेबल्स है वो टर्न करने लगती हैं और स्पार्टन्स की तरफ, जो स्पार्टन्स के फेवर में चीजें होने लगती हैं। इसको इसको देख के फिर गाइस एथेनियंस जो है वो फिर कहने लगते हैं कि पीस पीस ट्रीटी करनी चाहिए, हम लोग को पीस ट्रीटी करनी चाहिए, और फाइनली एक पीस ट्रीटीज होती भी है 421 बीसी में। इसका जो इसको जो है हम लोग ट्रीटी ऑफ निकियास भी कहते हैं। जो एथेनियन जनरल होता है निकियास, वो ये ट्रीटी करता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रीटीज ऑफ निकियास भी कहते हैं। फिर 418 बीसी में हम लोग क्या देखते हैं, जो एथेंस और आर्गोस की जो कंबाइंड फोर्स है इसको स्पार्टन्स जो है वो डिफीट कर देते हैं, और स्पार्टन्स और मांटिया मांटिया सिटी ये दोनों मिलके डिफीट कर देते हैं इसको, ठीक है। 415 बीसी में जो एथेनियन है ये क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं सिसिली के जो साउथर्न वाले पार्ट है, सिराकुस पे। ये कर लेते तो इस पे जब अटैक करते हैं तो 415 बीसी पे जब सिराकुस पे अटैक करते हैं एथेनियंस, तो ये एक तरह से इनके लिए डिजास्ट्रस साबित होता है। पूरी आर्मी इनकी जो है वो मार दी जाती है इसमें। तो ये लोग फिर से पीस के लिए चिल्लाने लगते हैं, और फाइनली जो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारा लीग जो है यानी पेलोपोनेशियन लीग जो है उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वॉर को अभी रोक, ठीक है। तो फाइनली ये अपना हार मान लेते हैं और पीस मांगने लगते हैं। तो इसके बाद जो पीस होता है, और फिर स्पार्टा क्या करता है, स्पार्टा जो एथेन में अपनी गवर्नमेंट अपनी स्टैब्लिश करता है। ये क्या करता है, वहाँ पर एक ओलिगार्की रिजाइम स्टैब्लिश करता है, जिसको हम लोग द 30 टायरेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। द 30 टायरेंट्स ये जाहिर सी बात है स्पार्टा द्वारा बिठाए गए हैं, तो ये पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट तो होंगे नहीं, उन्हीं के लिए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या देखते हैं, एक साल के अंदर ही इन द 30 टायरेंट्स को हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। और फर्स्ट हाफ ऑफ 4th सेंचुरी मेजर ग्रीक सॉरी 4th सेंचुरी के शुरुआती हाफ, यानी शुरुआती 50 सालों में हम लोग क्या देखते हैं, कई सिटीज़ कोशिश करती है कि जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कि कोई भी सिटी जो है मेजर सिटी नहीं है, इसको भरा जा सके, और अपने आप को पावरफुल स्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। थ्री इन दोनों के बाद थीबिस जो है वो थोड़ा फुल पावरफुल होता ही है, पावरफुल होता भी है। और 371 बीसी में जो बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा है उसमें स्पार्टन्स को हरा देता है। कौन हरा देता है, थीबिस। फिर क्या होता है, जब थीबिस के हाथ में पावर आने लगती है, थीबिस को पावरफुल देख के जो स्पार्टन्स और एथेनियंस है, ये आप हाथ मिला लेते हैं उसको हराने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सब सिटीज जो है एक दूसरे की ही जो है टांग खींचा करती है, इसलिए कोई भी पावरफुल नहीं होती है, ठीक है। और 362 बीसी में जो थीबिस है वो इन दोनों को हरा देता है बैटल ऑफ मांटिनिया में, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। कोई भी सिटी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं हो जाती है कि वो अपने आप को दूसरे पे डोमिनेट कर सके। तो 3 फेज हम लोग ने देखा, सबसे पहले एथेनियंस पावर होते हैं, फिर पेलोपोनेशियन वॉर के बाद जो स्पार्टास है, सॉरी सेकंड पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टास को देखा हम लोग ने, वो ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर थीबिस पावरफुल हो गया, ठीक है। पावर वैक्यूम को भरता फिर थीबिस के बाद पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, और पावर वैक्यूम को फिर भरता कौन है, फिलिप्स टू भरता है, ठीक है। फिलिप्स टू और उसका बेटा अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, वो भरता है। आप लोग ने ये वो वाली मूवी देखी है अलेक्जेंडर की, जिसमें एंजेलिना जोली भी है। तो वो मूवी अगर आप लोग ने नहीं देखी हो तो वो मूवी जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें काफ़ी अच्छे से जो है स्टोरी, पूरी अलेक्जेंडर के जो राइज की स्टोरी बताई गई है। जो 338 बीसी में जो अलेक्जेंडर के पिता होते हैं फिलिप टू, वो क्या करते हैं कि सारे ग्रीक अलायंस को पूरे ग्रीक अलायंस को बैटल ऑफ कारोनिया में पूरे जो सारे ग्रीक सिटी के अलायंस है उसको हरा देते हैं, ठीक है। और लीग ऑफ कॉर्निथ को फॉर्म करते हैं।
तो जो इनका लीग है उसको कॉर्निथ कहते हैं, जो स्पार्टन वाला लीग था उसको हम लोग पेलोपोनेशियन लीग कहते हैं, और जो एथेंस वाला लीग उसको डेलियन लीग कहते हैं। तो कॉर्निथ लीग ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिलिप्स जो है वो कोशिश करता है कि फिर पर्शिया, उसका प्लान होता है कि पर्शिया को पूरा इन्वेट करना है, लेकिन क्या होता है कि जो इसी बीच में उनका मर्डर हो जाता है और 336 बीसी में उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद हम लोग अलेक्जेंडर को देखते हैं। अलेक्जेंडर राइज करता है, फिर अलेक्जेंडर अपने एक्सपीडिशन पे निकलता है, और 333 बीसी में बैटल ऑफ इप्सुस और 331 बीसी में बैटल ऑफ गुएगमाला में पर्शिया को हराने के बाद अपने आप को किंग ऑफ एशिया डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ने ये भी सुना होगा, इंडिया में पोरस से भी लड़ाई होती है इसकी। तो 329 बीसी में बैक्टीरिया ऑफ इंडिया इंडिया की तरफ बढ़ता है, और 323 बीसी में इसका डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गाइस, जो पूरा अलेक्जेंडर का एम्पायर है, देखिए यहाँ पर ये वाला इजिप्ट हो गया। जब इजिप्ट तो पर्शिया का ही पार्ट था, तो जब पर्शिया को हराया तो इजिप्ट भी अलेक्जेंडर के पास चला गया। तो ये जो पूरा अलेक्जेंडर का एम्पायर है ये बढ़ जाता है किसमें, इसके जनरल्स में। आपने वो देखा होगा, इससे इसके जब ये बिस्तर पे होता है अपने डेथ, वो मौत के मुंह में होता है, जब तब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा एम्पायर का जो नया रूलर है वो कौन होना चाहिए। तो ये कहता है कि तुम सब में से जो ज़्यादा पावरफुल हो वही होना चाहिए, जो सबसे कैपेबल हो वो होना चाहिए, ठीक है, अलेक्जेंडर का। तो इसके जनरल्स में बँट जाता है इसका एम्पायर। जो एशिया और इजिप्ट को छोड़ के जो बाकी एशिया और सीरिया वाला एरिया होता है वो जाता है सेल्यूकस के पास, ठीक है। इजिप्ट जाता है टोलेमी के पास, और जो ग्रीस वाला मेनलैंड ग्रीस है ये जाता है एंटिगोनस के पास, ठीक है। ये अपने वो एक्सपीडिशन पे जब अलेक्जेंडर निकलता है तो उससे पहले ही जो एंटिगोनस है उसको, सॉरी, वो ग्रीस का जो जिम्मा है वो सौंप के जाता है। एंटिगोनस और उसके बेटे जो है ये क्या करते हैं, ये दोबारा कोशिश करते हैं कि पूरा जो अलेक्जेंडर का एम्पायर है ये अपने अंदर लाया जा सके। लेकिन फिर से इप्सुस जो जगह है वहाँ पर बैटल होता है, और बैटल और इप्सुस में जो एंटिगोनस है ये मार दिया जाता है इस कोशिश में, ठीक है। और जो इसका बेटा होता है डेमेट्रियस, उसको क्या, वो क्या होता है कि सेल्यूकस का रूलर जो उसको उसको पकड़ लेता है और काफ़ी साल तक जेल में रखता है, ठीक है, डेमेट्रियस को। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ग्रीस वो है वो अपना इम्पोर्टेंस खोने लगता है। जो मेनलैंड ग्रीस है वो अपना इम्पोर्टेंस खोने लगता है ग्रीक एम्पायर में, और जो बाकी वाला जो ग्रीक है जैसे सेल्यूकस टॉलेमी का एम्पायर हो गया, यहाँ पर ज़्यादा ग्रीक कल्चर उभरने लगता है, ठीक है। तो और फिर जो मेनलैंड ग्रीस है उसका रूलर बनता है डेमेट्रियस के बाद एंटिगोनस टू, ठीक है। वो 276 बीसी में मैसेडोनिया का थ्रोन दोबारा रिक्लेम करता है। तो लेकिन जो सिटीज होती है मेनलैंड ग्रीस में वो दो लीग बनाती है, एक अकेनियन लीग जो थेबिस, कॉर्निथ और एर्गोस जिसमें होते हैं, और दूसरा एटोलियन लीग जिसमें स्पार्टस और एथेंस होते हैं, ठीक है। एंटीगोनेट किंगडम जो है वही किंगडम है, मैंने बताया आपको, जो मेनलैंड ग्रीस का जो बहुत हद तक पार्ट जिसके पास होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है एंटीगोनेट किंगडम। तो इसका वॉर होता है रोमन रिपब्लिक से, रोमन रिपब्लिक से, अभी ये रोमन एम्पायर नहीं बना है। तो 3rd सेंचुरी में इसके वॉर होते हैं रोमन रिपब्लिक से, ठीक है। और फिर फर्स्ट मैसेडोनियन वॉर हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट मैसेडोनियन वॉर है, ये वॉर एंटीगोनेट किंगडम और रोमन रिपब्लिक के बीच में, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। फाइनली वॉर चलती रहती है, और फाइनली क्या होता है कि 149 बीसी में रोमन रिपब्लिक जो है वो इसको अपने हरा देती है, और अपना पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लेती है एंटीगोनेट किंगडम को, ठीक है। इससे पहले हम लोग सेल्यूसिड रोमन वॉर देखते हैं, 190 से लेके सॉरी 196 से लेके 188 तक ये वॉर चलता है सेल्यूसिड एम्पायर और रोमन एम्पायर के बीच में। सॉरी, ये भी काफ़ी डिसिसिव वॉर है। फिर क्या है होता है गाइस, जो टॉलेमी का किंगडम 30 बीसी में फॉल करता है ये रोमन्स को, और फिर जो एटोलियन लीग है ये जो है ये रोमन सेल्यूसिड वॉर जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो जैसे ही सेल्यूसिड हारते हैं तो ये लीग भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एटोलियन लीग कौन सा था? एटेनियन लीग था, जो स्पार्टन्स और एथेंस जिसमें साथ में थे, ठीक है। जो फाइनली बचता है, सब देख रहे होंगे आप कि सब धीरे धीरे करके खत्म होते गए। जो फाइनली अकेनियन लीग बचता है थेबिस, कॉर्निथ और सॉरी एर्गोस का, वो क्या करता है, वो भी 146 बीसी में वो भी फाइनली हार जाता है। तो पूरा जो ग्रीस है वो आ जाता है फिर रोमन के अंडर, ठीक है। पूरा ग्रीस प्लस ये वाला जो एरिया है वेस्ट एशिया वाला, ये आ जाता है रोमन के अंडर। पूरा सेल्यूसिड एम्पायर ये कब्जा नहीं करते हैं, आप ये मत सोचिएगा सेल्यूसिड एम्पायर पे पूरा कब्जा हो गया था इनका, ठीक है।
तो ये जो मेडिटेरियन के आसपास वाला जो पूरा एरिया है, इस साइड वाला ईस्टर्न मेडिटेरियन पे, इस पे जो है रोमन कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब रोमन कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद का जो ग्रीक हिस्ट्री, उसके बाद का जो ग्रीक का टाइम होता है उसको हम लोग रोमन ग्रीस कहते हैं। 146 बीसी के बाद जो रोमन्स वो कब्जा कर लेते हैं। बैटल ऑफ कार्निथ फाइनली होता है। बैटल ऑफ कार्निथ किस किस में होता है, मैंने बताया आपको, एटोलियन लीग और रोमन्स के बीच में, ठीक है। ये पीरियड, लेकिन गाइस जो कल्चर है यहाँ पर अभी भी ग्रीक कल्चर ही का होता, वो होता है। जो जो रोमन्स है ये भी इटली का मैंने बताया था 8th सेंचुरी, 7th सेंचुरी में जो ग्रीक्स है वही जाके वहाँ पर बसते हैं, ठीक है। तो ग्रीक कल्चर ही फॉलो होता है ज़्यादातर, और जो इनके जो रिलीजन है वो भी एक तरह से ग्रीक रिलीजन ही ज़्यादातर, ग्रीक से ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो काफ़ी जो ग्रीक इंटेलेक्चुअल थे वो भी जाके इटली रोम में जाके वहाँ पर बसते हैं और वो काम करते हैं, तो एक तरह से ग्रीक कल्चर ही फैलता है। और ग्रीक लैंग्वेज जो है वो लिंगुआ फ्रैंका, मतलब वही ज़्यादा बोली जाती है रोम में भी। तो रोमन ग्रीस का पीरियड चलता है, मैंने बताया आपको कब से कब तक, 146 बीसी से ये शुरू होता है और चलता है 330 एडी तक। तो ये पूरा था गाइस रोमन एम्पायर के बारे में। तो अभी हम लोग जो कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, ये पूरा था ग्रीस की हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट ग्रीस हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग जो एशियन ग्रीक कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टोलेमी जो है वो इजिप्ट का रूलर बनता है। इजिप्ट, पैलेस्टाइन और फिनिशियन जो एरिया है उसका रूलर बनता है, और जो अलेक्जेंडर है वहाँ पर अलेक्जेंड्रिया सिटी फाउंड करता है। उस सिटी पे गाइस क्या होता है कि वो सिटी गाइस क्या होता है, एक तरह से सेंटर बन जाता है ग्रीक कल्चर का, ठीक है। ग्रीक जो सोसाइटी होती है गाइस, लेकिन वो इस समय परफेक्ट नहीं होती है। उसमें भी काफ़ी ग्रेट इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सिटीजन्स के पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं होता है थिंक और क्रिएट करने का। जो लाइफ होती है सिटीजन्स की वो काफ़ी इजी होती है। जो ज़्यादातर का ऑक्यूपेशन होता है वो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, इन्हीं सब में वो रहते हैं। और शाम के टाइम जो है खाने के टाइम वाइन और म्यूज़िक, ये सब उनके कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। और फिर सीरियस कंजर्वेशन देखने को मिलता है अबाउट लाइफ्स एंड पॉलिटिक्स, ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। इसी चीज़ में उनका ज़्यादातर टाइम वो है यूटिलाइज़ होता है, ठीक है। फिर एजुकेशन का जो मेन थीम होता है वो म्यूज़िक और जिम्नास्टिक टिज़्म होता है। आपने देखा होगा स्पार्टन्स मूवी में कितना डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो अपने बच्चों को ट्रेन करने में। गर्ल्स जो है वो भी एजुकेशन रिसीव करती है लेकिन घर पे ही रिसीव करती हैं, ठीक है। और जो पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी लिटिल पार्ट वो लेती हैं। फिर फेस्टिवल और हॉलीडेज़ भी होता है मैरिज सेलिब्रेट करने के लिए और गॉड का ऑनर करने के लिए, ठीक है। ओलंपिक गेम्स होते थे इस टाइम पे। ओलंपिक गेम्स जो है हॉनर ज्यूस जो है मेन गॉड है जो ग्रीस के, वो एशियन ग्रीक्स रिलीजन के वो ज्यूस है, तो उनके ऑनर के लिए एशियन सॉरी उनके ऑनर के लिए ओलंपिक गेम्स कराया जाता था, ठीक है। थिएटर, पोएट्री, रीडिंग, कंजर्वेशन, ये सब एथलेटिक कंपटीशन, इन सब पे कंपटीशन हुआ करता था, है ना। ग्रीक लिटरेचर की अगर बात करें हम लोग गाइस, तो इलियाड और ओडेसी जो दो मोस्ट फेमस एपिक्स हैं, ये बैटल ऑफ ट्रॉय के आसपास लिखी गई हैं। दोनों स्टोरी, आपने ट्रॉय वाली मूवी देखी होगी आपको, तो पूरी स्टोरी आपको पता होगा उसका, तो उसके आसपास ये उसी के सराउंडिंग में ये स्टोरी लिखी गई है, ठीक है। पोएम्स को लिरिक्स कहते थे क्योंकि जो म्यूजिक ऑफ लीरे पे ये जो है वो गाई जाती थी, ये है लीरे। अब इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं लीरे, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को लीरे कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो पोएम्स होती थी वो मेंस के जो इमोशंस है उसको दर्शाने के लिए वो उनका मेन थीम होता था, ठीक है। सैपो जो है ग्रेट वुमन पोएट हैं, जिनने जो लव और नेचर पे काफ़ी पोएम लिखा है, ठीक है। पिंडार्स एक पोएट है जिनने जो एथलीट्स को ऑनर करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। ड्रामा काफ़ी फेमस था गाइस वहाँ पर। ग्रीक थिएटर जो है इसके रिमेन्स आज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं उस टाइम के ग्रीक थिएटर के, ठीक है। ग्रीक ट्रेजेडी, इसके जो फाउंडर थे वो एस्चियस थे, जिनके जो ऑथर करते हैं प्रोमेथियस और बाउंड, इनका ये लिखा है इन्हें, प्रोमेथियस बाउंड, ये इनकी बुक है, ये लिखा है इनने, ठीक है। सोफोकल्स ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियन कहते हैं इनको, सोफोकल्स को। तो ये भी काफ़ी फेमस थे, ठीक है। इनका जो ड्रामा है वो ओडिपस रेक्स कहा जाता है उसको, ठीक है। एंटिगोन एंड इलेक्ट्रा, ये सब इनने लिखा है।
फिर यूरोपेट्स ये कंडेम करते हैं वॉर को और स्लेव्स से सिंपैथाइज करते हैं अपनी राइटिंग में। और ट्रोजन वुमेन्स के बारे में लिखा है इन लोग ने। एस्ट्रोफेंस जो है वो कॉमेडी लिखते थे और सॉरी एस्ट्रोफेंस जो है वो कॉमेडी लिखा करते थे, ठीक है। हेरोडोटस, थुसाइडिस, ये सब हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। और थ्योडाइसिस ने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है स्पार्टन्स और एथेंस का जो वॉर था, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। और प्लूटार्क ये बाद में इनने थोड़ा लिखना शुरू किया और ये बायोग्राफीज में ज़्यादा रुचि रखते थे, बायोग्राफी लिखने में, ठीक ठीक है। फिलोसफी की अगर बात करें तो गाइज काफ़ी स्कूल ऑफ फिलोसफी डेवलप हुई थी इस टाइम में। जो पर्टिकुलर था वो एक एक स्कूल था जो एटम थ्योरी जिसने दी थी, उसका कहना था कि जो सारे मैटर बने हैं वो एटम से बने हैं। सॉरी, डिफरेंट अरेंजमेंट, उन्हीं मैटर्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट होते हैं लाइफ के, ठीक है। और डेमोक्रिटस ये फेमस स्कॉलर थे इसी स्कूल के, ये एटम थ्योरी वाले स्कूल के, ठीक है। दो फिर जो सोफिस्ट एक काफ़ी फेमस थे, और इनकी थ्योरी थी कि जो वॉइस है वो ना तो जो वॉइस मैन है वो अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। और एवरी ट्रूथ को वो जो है ह्यूमन के रिलेशंस में देखते थे। और मैन जो है वो मीजर्स है ऑफ ऑल थिंग, ठीक है। हर चीज़ का जो ऑब्जेक्टिविटी है, सॉरी, हर चीज़ का जो देखने का तरीका है, हर चीज़ को वो मेन के उसमें देखना चाहिए। मैं उससे ह्यूमंस को क्या फ़ायदा मिलेगा उसके उसमें देखना चाहिए। फिर सोक्रेट्स, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है। इनका मानना था कि नॉलेज की वजह से नॉलेज जो है राइट कंडक्ट वो करता है, और जो इग्नोरेंस है वो ब्रीड करता है इविल्स, ठीक है। तो नॉलेज का इंपॉर्टेंस ये बताते हैं। ये एथेनियंस के जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाद में इनको फ़ोर्स किया जाता है, इनको फ़ोर्सफुली जो है पॉइज़न पिला दिया जाता है पेलोपोनेशियन वॉर के बाद, ठीक है। इन्हीं के स्टूडेंट होते हैं प्लेटो, जो द रिपब्लिक लिखते हैं, ठीक है। ये 3 डिवीज़न ऑफ सोसाइटी का देते हैं। ये कहते हैं कि 3 डिवीज़न होना चाहिए सोसाइटी का। सबसे पहले हायर क्लास, जिसमें सारे इंटेलेक्चुअल हों, जिनके पास पॉलिटिकल पावर हो। दूसरा क्लास होना चाहिए सोल्जर्स का, और तीसरा फार्मर, आर्टिसन एंड मर्चेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गाइस एरिस्टोटल। एरिस्टोटल भी काफ़ी फेमस होते हैं। ये स्टूडेंट होते हैं प्लाटो की जो एकेडमी होती है उसमें। काफ़ी ग्रेट फिलोसफर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। बहुत से सब्जेक्ट्स में लिखते हैं ये। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका होता है वो होता है मेडिसिन, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये कहते हैं ना ही बहुत ज़्यादा लग्जरी, ना ही सेल्फ डिनायल, दोनों को अवॉइड करना चाहिए, और मिडिल पाथ की बात करते हैं, जैसे बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध ने जो कहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड होनी चाहिए सम पॉइंट बिटवीन रूल ऑफ अपर क्लास एंड डेमोक्रेसी। ये भी, इसमें भी गवर्नमेंट में भी जो है मिडिल पाथ को वो प्रमोट करते हैं, सॉरी की थ्योरी देते हैं। ना ही पूरी पावर अपर क्लास में होनी चाहिए, ना ही कम्प्लीटली डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। 2 स्कूल ऑफ फिलॉसफी काफ़ी फेमस होती है, स्टोइसिज्म और इपिक्यूरियनिज्म। स्टोइसिज्म कहता है कि जो इंसान है वो ज़्यादा अपने फेट को लेके वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो है उसको उसके साथ हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और काम करना चाहिए फॉर दिमाग की शांति और मन की शांति के लिए, और काम करना चाहिए, ठीक है। ये मेन गोल होना चाहिए, ठीक है। बोथ प्लेजर और पेन दोनों से जो है इंडिफरेंस रहना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना प्लेजर में, ना ही बहुत ज़्यादा पेन में वो का आदी होना चाहिए, ठीक है। फिर इपिक्यूरिज़्म गाइस जो होता है वो कहता है कि जो हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल मैन इज़ प्लेज़र। वो बहुत ज़्यादा प्लेज़र की बात करता है, लेकिन कहता है जो प्लेज़र, असली जो प्लेज़र है वो ट्रांक्विलिटी ऑफ माइंड, ये भी उसकी दिमागी शांति की बात करता है। मन की शांति में सबसे ज़्यादा प्लेज़र है, ठीक है। ये कहता है कि प्लेज़र में लीन हो, लेकिन ज़्यादा जो असली जो प्लेज़र है वो है ट्रांक्विलिटी ऑफ माइंड में, रादर देन जो फिजिकल प्लेजर इन सब में, ठीक है। इनका कहना होता है गॉड जो है उसको ह्यूमन्स लाइफ से कुछ नहीं लेना देना है। उनने उसने ह्यूमन को सिंपल लाइफ जीना सिखाया है, ठीक है। और फियरलेस लाइफ जीने को कहता है ये, ठीक है। साइंस की बात करें तो गाइज फिलोसफी और साइंस एक तरह से सेम ही होता है एशियंट ग्रीस के लिए, ठीक है। क्योंकि जो फिलोसफी है वो भी काफ़ी हद तक फिजिकल वर्ल्ड की ही बात करते हैं, ठीक है। मैनी कंट्रीब्यूशन देते हैं ये लोग, स्पेशली इन ज्योमेट्री। इल्यूसिड और पाइथागोरस 2 नाम सुने होंगे आपने।
यूलिसिड और पाइथागोरस इसी टाइम पे ये लोग अपनी थ्योरी देते हैं। हिप्पोक्रेटस ये मेडिसिन में काफ़ी लिखते हैं, काफ़ी मेडिसिन्स को एडवांस करते हैं, ठीक है? और फाउंडेशन ले डाउन करते हैं मॉडर्न मेडिसिन्स की, और कहते हैं कि जो सारी डिसीज़ है उसके नेचुरल कॉज ही होते हैं, ठीक है? बहुत से एडवांस हम लोग देखते हैं जो अलेक्जेंडर के बाद होते हैं, ठीक है? एरिस्टोक्रोकोस जो है वो कहते हैं कि जो सन है वो रिवॉल्व नहीं करता, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है सन को, ठीक है? और 16th सेंचुरी तक यही माना जाता था कि सन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है? ये जो टॉलेमी थे इनका भी यहाँ तक कि यही मानना था। फिर हिपार्चुस होते हैं। ये जो डायमीटर ऑफ मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है, डायमीटर ऑफ मून और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून की एक बहुत ही करेक्ट कैलकुलेशन देते हैं, ठीक है? एग्जैक्ट बहुत एग्जैक्ट, पूरा एग्जैक्ट नहीं लेकिन काफ़ी एग्जैक्ट ये जो फिगर है वो देते हैं। फिर इरेटोस्थेनिस होते हैं, ये अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं और बहुत कम एरर के साथ ये कैलकुलेट करते हैं उसको, ठीक है? और जो फर्स्ट एक्यूरेट फेयरली एक्यूरेट मैप ऑफ वर्ल्ड भी यही देते हैं, ठीक है? और यही सबसे पहली बात बोलते हैं कि जो हम लोग इंडिया जाया जा सकता है, वेस्ट के तरफ हम लोग मूव करें तब भी इंडिया जा सकते हैं, तो सबसे पहले यही ये बात करते हैं, ठीक है? फिर टोलेमी जो ग्रीक इजिप्ट वाले जो पार्ट में जो जो जनरल रूल इस्टेब्लिश करते हैं अपना, टोलेमी एम्पायर आपको पता होगा, वो एक टेम्पल बनाते हैं, टेम्पल ऑफ ग्रीक गॉडेस, जो एक तरह से सेंटर बन जाता है, सेंटर ऑफ लर्निंग और लिटरेचर बन जाता है, ठीक है? इसको म्यूजियम नाम देते हैं। जो इल्यूसिड जो फादर ऑफ ज्योमेट्री होते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं, इरास्टोथेनेस, फिर आर्किमेडेस, ये सब यहीं पर रहते हैं और काम करते हैं, ठीक है? मेडिसिन के लाइन में जो अलेक्जेंड्रिया सिटी है वो काफ़ी डेवलप करती है, ठीक है? ग्रेट सेंटर बन जाती है। हीरोपिलस डिस्क्राइब द ब्रेन इन डिटेल एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड डॉक्टर, ठीक है? हीरोफ्लेस जो ब्रेन और आर्टरीज के बारे में डिटेल देता है, ठीक है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो जो टेम्पल ऑफ एथेनास था वो देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीक आर्किटेक्चर का, और काफ़ी सुंदर टेम्पल्स बनाते हैं ये लोग, सिंपल और सुंदर बनाते हैं, ठीक है? जो कॉलम्स आप आज भी देखेंगे तो बाद में रोमन आर्किटेक्चर में भी कॉलम देखने को मिला हम लोग को, तो वो काफ़ी फेमस होता है, ठीक है? स्टाइल ऑफ कॉलम विथ कैपिटल इज स्पेशल फीचर, है ना? बेस्ट एग्जाम्पल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का टेम्पल, चैम्बर होता था जिसमें, और उस चैम्बर में गॉड की स्टैच्यू रखी जाती थी, ठीक है? और टेम्पल ऑफ एथेना आपको बताया मैंने। स्कल्पचर में काफ़ी फेमस पर्सन्स यहाँ पर हुए हैं जिनने काफ़ी महारत हासिल की है स्कल्पचर्स में। दो नाम उनमें से एक है मायरोन और फिडियस। मायरोन फेमस है स्टैचू ऑफ डिस्क थ्रोवर जो बनाया इनने, ये रहा स्टैचू आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? फिडियस जो है वो स्टैचू ऑफ हर्मिस बनाते हैं, जो हर्मिस जो है वो डायनासोरस को लिए हुए हैं हाथ में, इन्फेंट डायनासोरस को हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है? ये दोनों गॉड हैं, ग्रीक गॉड हैं, हर्मिस भी और डायनासोरस भी। और जो दे गेव वर्ल्ड ब्यूटी, ये इनके जो स्कल्पचर्स है ये उसी तरह से बनाते थे जो चीज़ ये जो क्वालिटी एडमायर करते थे लोग में। तो काफ़ी आपने आज भी हम लोग कहते हैं ग्रीक गॉड की बॉडी है, जिसकी अच्छी बॉडी है उसको कहते हैं ना ग्रीक गॉड की बॉडी है। तो ये काफ़ी मस्कुलर जो ह्यूमंस के स्कल्पचर बनाते थे, काफ़ी मस्कुलर बनाते थे उसको, तो वही चीज़ दर्शाते थे जो ये लोग एडमायर करते हैं, ठीक है? अगर इनके रिलीजन की बात करें तो गाइस ग्रीक्स जो थे पॉलिस्थेटिक रिलीजन फॉलो करते थे, जो इनके बहुत से गॉड हुआ करते थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट गॉड्स थे इनको ये लोग 12 ओलंपियन कहते थे, ठीक है? इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो थे ज्यूस, जिनको किंग ऑफ गॉड्स या भी कहा जाता था, और ग्रीक्स लोग का ऐसा मानना था कि ये जो माउंट ओलंपस है उसके रूलर है और वहाँ पर ये रहते हैं। तो ये स्काई, लाइटनिंग, थंडर, लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस, इन सब के गॉड हुआ करते थे, ठीक है? इसके बाद गाइस थी हीरा, है ना? जो हीरा इनकी वाइफ थी, ये क्वीन ऑफ गॉड कहा जाता था इनको, गॉडेस ऑफ मैरिज, वुमेन, चाइल्ड बर्थ एंड फैमिली, ठीक है? ये ज्यूस की वाइफ भी थी और सिस्टर भी थी। इसके बाद गाइस हैं पोसाइडन, ये ज्यूस के भाई थे, ये गॉड ऑफ सीज, वाटर, स्टॉर्म एंड हरिकेन्स, इन सब के गॉड इनको कहा जाता था, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले जो इम्पोर्टेंट गॉड थे वो डिमेटर्स थे। डिमेटर्स जो है हार्वेस्ट, फर्टिलिटी, ये सब पोर्टफोलियो इनके पास था, ठीक है? फिर होती थी अथीना, जिनके टेम्पल के बारे में मैंने बताया कि एथेंस में इनका टेम्पल काफ़ी अच्छा बनता था।
ये गॉड ऑफ विजडम, हैंडीक्राफ्ट और समटाइम्स इनको वाटर का भी कहा जाता है, सॉरी वॉरफेयर का भी इनको गॉडेस कहा जाता था। ठीक है, ये डॉटर ऑफ ज्यूस थी। ठीक है, और फिर आते गाइज अगले इंपॉर्टेंट गॉड जिनको अपोलो कहते हैं, सन गॉड इनको कहते हैं, और फिलॉसफी, लाइट, ये सब म्यूजिक्स वगैरह ये सब ये इनके गॉड्स हैं। ठीक है, आर्टेमिस जिनको गॉडेस ऑफ हंट और वर्जिनिटी, मून आर्चरी और चाइल्ड बर्थ, इन सब की गॉडेस हुआ करती थी ये। एरिस फिर होते थे गॉड्स ऑफ वॉर, और एफ्रोडाइट ये होते थे लव, पैशन, फर्टिलिटी, इन सब की वो गॉडेस थी। ठीक है, ये भी बेटी थी ज्यूस की। ठीक है, फिर आते हिफेस्टस या हिफेस्टस जो भी हो। फिर ब्लैक स्मिथ, क्राफ्ट्समैन, ये गॉड ऑफ क्राफ्ट थे। ठीक है, ये ज्यूस और हेरा के बेटे हैं ये। ठीक है, फिर आते हैं हर्मिस जो है गाइज एक मैसेंजर टाइप के गॉड हुआ करते थे, जैसे इंडिया में नारद मुनि होते हैं वैसे ही ये होते हैं। तो ये 11 हो गए गाइज। फिर जो 12वां जो नंबर है ये कुछ लोग हेस्तिया को कहते हैं और कुछ लोग डायनोसस को कहते हैं। ठीक है, हेस्तिया जो है ये गॉडेस ऑफ अर्थ, फायर, राइट ऑर्डरिंग और डोमेस्टिसिटी या फैमिली के लिए, मतलब गॉडेस ऑफ फैमिली एक तरह से जो होता है। ठीक है, और जो डायनोसस होते थे ये गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी, मैडनेस एंड रिसर्शन, इन सब के गॉड होते थे। ठीक है, आर्ट्स वाला पोर्टफोलियो भी, तो आर्ट्स के लोग भी इनको पूछते थे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो ये एक वीडियो बनाने में गाइज काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।